नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। एक साफ सुथरा वेल मेंटेन घर दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत छुपी रहती है वो सिर्फ हम गृहिणियों को ही पता रहते हैं, है ना? अभी देखिए, डेली क्लीनिंग का काम है तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस, लेकिन एंड रिजल्ट से आपको सुकून तो जरूर मिलेगा। एक्चुअली डेली क्लीनिंग करते हुए हम अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से क्लीनिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और अगर आप इन सारे गलतियों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लीनिंग एक थेरेपी की तरह काम कर सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो में उन सभी गलतियों को एड्रेस करते हैं और उनके सोल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो। सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो है एक प्रॉपर क्लीनिंग रूटीन फॉलो ना करना। हम हर सुबह डस्टर उठाते हैं और रैंडमली डस्टिंग, फ्लोर क्लीनिंग, मॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे घर की रोज सफाई करना ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक दो दिन तो फिर भी चलो मोटिवेटेड होकर क्लीनिंग कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में फिर से बैक टू द स्क्वायर वन, है ना? तो इसीलिए ही एक रूटीन की जरूरत है। रूटीन आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करने में मदद करता है, टाइम बचाता है, मेहनत भी बचाती है। अगर एक रूटीन फॉलो करेंगे तो रोज सिर्फ आधे घंटे इन्वेस्ट करने से ही आपका घर हमेशा व्यवस्थित रहेगा। मैं जो रूटीन फॉलो करती हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। क्लीनिंग रूटीन के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर करके रखा है, आप चाहे तो रेफरेंस के लिए उसे भी चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके हथियार सही नहीं है तो आप किसी भी युद्ध नहीं जीत सकते, है ना? ठीक उसी तरह से सही क्लीनिंग टूल्स चूज करना बहुत जरूरी है। इससे क्लीनिंग आसान होता है, जल्दी होता है और मेहनत भी कम लगती है। मार्केट में डिफरेंट क्लीनिंग टूल्स मिलता है जो कि काफी यूजफुल भी है, जैसे कि ये बेड रोलर। किसी भी तरह की स्पॉट क्लीनिंग के लिए ये बेस्ट है। फ्लोर क्लीन हो जाने के बाद बेड या सोफा से अगर कुछ डस्टिंग करना है तो वो डस्ट नीचे फ्लोर पर गिरते हैं, तो फ्लोर को फिर से साफ करना पड़ता है। लेकिन ये बेड रोलर आसानी से डस्ट कलेक्ट कर लेता है, तो फ्लोर गंदा नहीं होता। फर्नीचर के नीचे जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचता है वहाँ भी ये डस्टर काफी आसानी से क्लीन कर सकता है। हार्ड स्टील के ऊपर DIY क्लीनर कभी भी काम नहीं करता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग केमिकल क्लीनर यूज करना बहुत जरूरी है। इस तरह के कार्विंग किया हुआ डेकोर क्लीन करने के लिए पेंट ब्रश या फिर शू ब्रश यूज करना सही होता है। हार्ड टू रीच एरिया क्लीन करने के लिए इस तरह के डस्टर काफी यूजफुल है। तो क्लीनिंग के मैदान में उतारने से पहले सही हथियार जरूर चुन लीजिएगा। रेफरेंस के लिए ये वीडियो चेक कर सकते हैं। हम नॉर्मली क्लीनिंग क्लोथ्स को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह डेडिकेट करके रखते हैं और जब जरूरत पड़े तो वहीं से उसे लेकर यूज करते हैं, जो कि एक सही अप्रोच है। लेकिन अगर इसके साथ हर एक रूम में एक एक्स्ट्रा डस्टर रख देंगे तो कहीं पे भी जब भी आपको कोई डस्ट दिखे तो आप उसे दिन एंड देयर क्लीन कर सकते हैं। यूटिलिटी में जाकर डस्टर नहीं लाना पड़ेगा, तो क्लीनिंग काफी आसान हो जाएगी, है ना? और बाद में करेंगे बोलकर आप उसे छोड़ भी नहीं देंगे। इसलिए आपके घर की जो एरिया ज्यादा गंदा होता है उसके आसपास एक डस्टर या फिर स्क्रबर जरूर रख दे, ताकि जब भी कोई डर्ट दिख जाए आप उसे तुरंत साफ कर पाए। डस्टिंग के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज करना हैंडी रहता है, लेकिन उसे वॉश करने के समय कभी भी नॉर्मल कॉटन कपड़े के साथ वॉश न करें। इससे क्या होता है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स कॉटन कपड़े से लींट को खींच लेता है और वो कभी भी साफ नहीं होता। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स की जो सॉफ्टनेस है वो भी खराब हो जाते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए एक टब में गुनगुना वार्म पानी ले लें। कभी भी गर्म पानी यूज ना करें, इससे फाइबर डैमेज हो सकते हैं। आपको लिक्विड डिटर्जेंट यूज करना है। वैनिश छोड़ के और किसी भी तरह के ब्लीच या फिर फैब्रिक सॉफ्टनर यूज ना करें। वैनिश में क्लोरीन नहीं होता है, तो स्टबर्न दाग छुड़ाने के लिए इसे यूज किया जा सकता है।
देन 1 कप विनेगर ऐड करें। विनेगर माइक्रोफाइबर डस्टर को सॉफ्ट रखने में हेल्प करेगा। देन इस सोल्यूशन में माइक्रोफाइबर क्लोथ्स डालें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, देन अच्छे से रब करके वॉश कर लीजिए। मैं मेरी माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हाथ से वॉश करना ही पसंद करती हूँ, लेकिन आप सेम प्रोसेस फॉलो करके उसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। इस तरह से माइक्रोफाइबर क्लोथ्स की लाइफ इंक्रीज किया जा सकता है। जो भी क्लीनिंग टूल आप यूज क्यों ना करें, उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत जरूरी है। बाकी के कामों के चक्कर में हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए क्लीनिंग टूल्स की जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कारपेट क्लीनिंग ब्रश या फिर बाथरूम क्लीनिंग ब्रश में हेयर स्टैंड्स वगैरह अटक जाते हैं। उसे क्लीन करने के लिए एक पुराना फॉर्क ले लें और फॉर्क के हेल्प से ब्रश क्लीन कर लें। वैक्यूम अगर यूज करते हैं तो उसके फिल्टर, ब्रश वगैरह सही से क्लीन करना बहुत जरूरी है। फुटपैड पे एवरी वीक क्लीन करना जरूरी है, लेकिन फुटपैड पे बहुत ज्यादा डस्ट होता है तो उसे डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में क्लीन करना सही नहीं है, और हाथ से क्लीन करने में भी टाइम और मेहनत दोनों लगता है। इसलिए फुटपैड को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले फैब्रिक वैक्यूम टूल यूज करके अच्छे से वैक्यूम कर लीजिए, तो और कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि लास्ट कब आपने फ्लोर मॉप हेड को चेंज किया था? फ्लोर मॉप हेड रोज यूज करने से वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, तब फ्लोर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। इसलिए 6 मंथ्स में एक बार फ्लोर मॉप हेड जरूर चेंज किया करें। तो अगर इस तरीके से अगर आप अपना क्लीनिंग टूल्स का ख्याल रखेंगे तो ये सारे क्लीनिंग हेल्पर्स बहुत दिनों तक आपके साथ देते रहेंगे। हम जब डीप क्लीन करते हैं तो सारे सब कुछ एक साथ निकलकर क्लीनिंग में लग जाते हैं। इससे स्ट्रेस बढ़ता है, टाइम ज्यादा लगता है। इससे अच्छा है कि किसी भी स्मॉल एरिया को डीप क्लीन करें। मान लीजिए जब किचन को डीप क्लीन करना है तो पूरे किचन को एक साथ डीप क्लीन ना करके एक एक कैबिनेट, एक एक पोर्शन को क्लीन कीजिए। मान लीजिए जब किचन को डीप क्लीन करना है तो पूरे किचन को एक साथ डीप क्लीन ना करके एक एक कैबिनेट अलग अलग से डीप क्लीन करें। यह अप्रोच को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द डिमोटिवेटेड भी नहीं होंगे और वो ज्यादा टाइम तक क्लीन रहता है, व्यवस्थित रहता है। हमें उसे बार बार डस्टिंग या फिर डीप क्लीन करने की स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगा, एक रूटीन होगी। इसलिए सबसे पहले अपना कन्वीनियंस के अनुसार एक क्लीनिंग रूटीन रेडी करना बहुत जरूरी है। मार्केट पे काफी सारे क्लीनिंग स्प्रेस मिल जाते हैं, लेकिन आपको उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपके लिए सही है। एक DIY ऑल पर्पस क्लीनर, एक हार्ड स्टेन रिमूवर, एक ग्लास क्लीनर, टॉयलेट बोल क्लीनर एंड बाथरूम फ्लोर क्लीनर और नॉर्मल फ्लोर क्लीनर आपके डेली एंड डीप क्लीनिंग के लिए काफी है। इससे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्लीनर घर पर रखेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ने के अलावा और कुछ हेल्प नहीं होगा। मार्केट से सब्जियां लाने के बाद उसे डायरेक्ट फ्रिज में स्टोर ना करें। उसमें काफी सारे डस्ट, पेस्टिसाइड लगा हुआ होता है, जिसके वजह से सब्जियां फ्रिज में जल्दी खराब हो जाती है। क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बाजार से लाने के बाद सब्जियों को एटलीस्ट नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करके ड्राई करके ही फ्रिज में स्टोर करें। इससे फ्रिज में ज्यादा दिन तक सब्जियां फ्रेश रहते हैं। सबसे अच्छा होगा अगर आप सब्जियां लाने के बाद उसे प्रॉपर वॉश करके स्टोर करें। वॉश करने के लिए एक टब में टैप वाटर लेकर उसमें विनेगर, नमक डाल के सब्जियां डीप करके हाफ एन आवर के लिए रख दें। इससे सब्जियां ज्यादा दिन तक अच्छे रहते हैं और क्रॉस कंटामिनेशन भी नहीं होता। टी शर्ट के ऊपर अगर इस तरह के रबर प्रिंट किया हुआ है तो उसे डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में वॉश ना करें, इससे प्रिंट खराब हो जाते हैं। इस तरीके का कपड़े मशीन वॉश करने से पहले उसे उल्टा कर ले, देन वॉशिंग मशीन में डालें। और वॉशिंग के लिए कोल्ड साइकिल चूज करें। इस तरह के रबर प्रिंट वाला टी शर्ट कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना सुखाए और जिस तरह प्रिंट है उसे अंदर की तरफ रखने की कोशिश करें।
आयरन करने के टाइम भी कपड़ों को इनसाइड आउट करके ही आयरन करें। इस तरह के छोटा छोटा टिप्स फॉलो करने से ही आपका फेवरेट रबर प्रिंट वाली टीज कभी भी खराब नहीं होंगे। जब भी कोई ग्रीजी या फिर स्टबल स्टेन क्लीन करने की जरूरत पड़ती है तो हम नॉर्मली यूज होने वाला क्लीनिंग क्लोथ्स ही यूज कर लेते हैं, और क्लीनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उस क्लीनिंग क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई ग्रीजिंग एरिया क्लीन करे तो हमेशा ऐसा कॉटन क्लॉथ यूज करे जिसे आप काम हो जाने के बाद फेंक सकते हैं। कोई भी पुराना टी शर्ट या फिर कॉटन क्लॉथ से काम चल जाएगा। अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ की जरूरत है तो ओल्ड सॉक्स यूज कर सकते हैं, ये टोटली माइक्रोफाइबर क्लॉथ जैसा ही काम करता है। इस तरह के क्लॉथ्स अलग से स्टोर करके रखें ताकि जरूरत के टाइम आपको वो इजीली मिल जाए और आपकी समय और मेहनत दोनों ही बच जाए। ये एक बहुत ही क्लीशे टिप है लेकिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट अ रिमाइंडर कि जब भी कभी क्लीनिंग शुरू करें तो टॉप टू बॉटम क्लीन करें। ड्यू टू ग्रेविटी डस्ट हमेशा नीचे की तरफ गिरते हैं, है ना? तो अगर आप नीचे के शेल्फ क्लीन करने के बाद ऊपर के शेल्फ क्लीन करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे के शेल्फ में फिर से डस्ट गिरेगा और आपको एक ही काम दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ऊपर से डस्टिंग शुरू कीजिए, इससे रिपीटेशन नहीं होगा और आप अपना टाइम जरूर बचा सकते हैं। उसी तरह से झाड़ू एंड पोछा लगाने से पहले डस्टिंग कंप्लीट कर लेना बहुत जरूरी है। सुबह की रश आवर में हम काम करने के सीक्वेंस के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये छोटी सी लापरवाही कम बढ़ा देता है। फ्लोर क्लीन हो जाने के बाद डस्टिंग करने से बेड, सोफा या फिर फर्नीचर के ऊपर पड़ा हुआ डस्ट या फिर फूड क्रम्स फ्लोर पे गिरते हैं और फिर से फ्लोर गंदा कर देता है। इसलिए सुबह फ्लोर क्लीन करने से पहले एटलीस्ट बेड एंड सोफा डस्टिंग करके अरेंज कर लीजिए। अगर आप मेड लगा रखी है तो वो आने से पहले डस्टिंग के काम कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो देखना, इस तरह से ना ही आपका काम बढ़ेगा ना ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृत आपसे फिर मिलूंगा एक नया वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।